सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 के ठीक है क्लास 12 की इकोनॉमिक्स की जो परीक्षा हुई आर्ट्स की, यानी 23 मार्च को जो परीक्षा हुई उसकी आंसर की इस वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक है, और आप लोगों का कितना आंसर आ रहा है आप लोग मिलाकर कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर दीजिए कि आप लोगों का 40 में कितना नंबर आ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न 1 नंबर है कि अर्थव्यवस्था की किस समस्या का समय उत्पादन की तकनीक के चयन से है। ठीक है, उत्पादन की तकनीक के चयन यानी कैसे उत्पादन करें, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता का मान 0 होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 3 नंबर है। 3 नंबर प्रश्न है कि सामान्यतः एक उदासीनता वक्र होते हैं, तो उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तोलित होती है, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 4 नंबर है। 4 नंबर प्रश्न है कि सामान्यतः एक मांग वक्र का ढाल होती है, तो मांग वक्र का ढाल होती है ऋणात्मक, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 5 नंबर है। 5 नंबर प्रश्न है कि एक सरल रेखा मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की कीमत क्या होती है, तो 1 होती है, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 6 नंबर है। 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नों में से किस वक्र का आकार उल्टा यू आकार का होता है, तो औसत उत्पाद का, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, जो यहाँ पर पहले से टिक हुआ है वो सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जो हम बता रहे हैं वो वाला सही होगा क्योंकि ये किसी स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया है। अगला प्रश्न 7 नंबर है कि उत्पादन फलन Q बराबर ए अल्फा के बीटा में पैमाने का प्रतिफल क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 8 नंबर है। 8 नंबर प्रश्न है कि सीमांत लागत और औसत लागत एक दूसरे के बराबर होती है तो जब औसत लागत न्यूनतम होती है, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 9 नंबर है। 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्र उत्पाद अक्ष के समांतर होती है। ठीक है, तो ये होगा कुल स्थिर लागत, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 10 नंबर है। 10 नंबर प्रश्न है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता है, तो किस प्रकार का समरूप, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है 11 नंबर। 11 नंबर देखिए यहाँ पर पूर्ति की लोच निकालने में बोला गया। ठीक है, तो इसका सूत्र से निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 12 नंबर है। 12 नंबर प्रश्न है कि अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगिता की घटक की हानि होती है, तो कब हानि होती है, जब MR MC से कम होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 13 नंबर है। 13 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु की बाजार मांग तथा बाजार पूर्ति D और S है तो बाजार संतुलन के निम्न से किस स्थिति को दर्शाया जाता है, तो ये सभी हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 14 नंबर है। जैसे 14 नंबर प्रश्न की पूर्ति आधिक्य की स्थिति में किसी वस्तु की कीमत में होने की प्रायिकता क्या होती है, तो इसकी प्रवृत्ति होती है वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 15 है। तो 15 का यहाँ पर फर्म के मुक्त प्रवेश तथा निकास की स्थिति में बाजार कीमत सदैव होती है, तो बाजार कीमत किसके सदैव होती है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 है सही उत्तर हो जाए। ठीक है, औसत परिवर्तन लागत। अगला प्रश्न पर 16 नंबर है। 16 नंबर प्रश्न है कि उच्चतम निर्धारित कीमत से बाजार में डैश की स्थिति उत्पन्न होती है, तो कैसी स्थिति उत्पन्न होती है, पूर्ति अधिक, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 17 नंबर है कि एकाधिकार में फर्म की संख्या कितनी होती है, तो 1, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 18 नंबर देख लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि एक एकाधिकार नियंत्रित कर सकता है, तो एक एकाधिकार नियंत्रित कर सकता है कीमत और उत्पादन दोनों को, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 19 नंबर है। 19 नंबर प्रश्न है कि जिस बाजार संरचना में केवल 2 फर्म होते हैं उसे क्या कहा जाए, द्विआधारिक, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 20 नंबर है। यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न है कि कार्टेल निर्माण किस प्रकार की बाजार संरचना में है, तो किस प्रकार की पूर्ण प्रतियोगिता, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 21 नंबर है कि 21 नंबर की द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किसने लिखी, तो ये लिखा JM कीन्स ने, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 22 नंबर है। देखिए जो सब हम बोले थे वही सब प्रश्न आ गए यहाँ पर। GDP और NDP में क्या संबंध है, तो GDP और NDP में संबंध होता है, जैसे कि 4 ऑप्शन है यहाँ पर, तो यहाँ पर GDP और NDP में क्या संबंध होता है, यहाँ पर GDP बराबर NDP प्लस मूल्यह्रास होता है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 23 नंबर है कि निम्नों में से किस वस्तु के निर्माण में गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु, तो इनमें सभी, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 24 नंबर है कि किस वर्ष में GDP की गणना में निम्न से किस मद को शामिल नहीं किया जाता है, तो किस मद को शामिल नहीं किया जाता है, प्रयुक्त कार के बिक्री मूल्य, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 25 नंबर है। 25 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस विधि से GDP की गणना की जाती है, तो मूल्य वृद्धि विधि, आय विधि, व्यय विधि सभी से किया जाता है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 26 नंबर है कि सन 2016 में किए गए विमुद्रीकरण में किस मूल्य के नोट को बाजार प्रदर्शन से बाहर किया गया था, तो 500 रुपये और 1000 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 27 नंबर है कि वस्तु विनिमय प्रणाली का एक दोष निम्न में से कौन सा है, तो कौन सा दोष यहाँ पर है, आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है।
अगला प्रश्न यहाँ पर 28 नंबर है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो RBI होता है या ना भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 29 नंबर है कि निम्न में से किस परिस्थिति में मुद्रा की पूर्ति में कमी होती है, ठीक है, तो मुद्रा में पूर्ति किस में होती है, ये सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 30 नंबर है कि उपभोग फलन C बराबर 100 प्लस 0.5 में स्वात उपभोग क्या होता है, 100 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 31 नंबर है कि MPC के मान संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो MPC का मान क्या होता है, 0 या 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 1 के बराबर या 1 से छोटा, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 32 नंबर है कि यहाँ पर MPC 0.4 है, तो MPS का मान क्या होगा, तो MPS क्या होगा 1 - MPC, यानी 1 - 0.4 तो कितना होगा 0.6, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 33 नंबर है कि यदि अर्थव्यवस्था में MPC में वृद्धि हो तो कुल बचत क्या होगी, तो कुल बचत में वृद्धि होगी, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न है, 34 नंबर प्रश्न है कि भारत में वित्तीय वर्ष की काल अवधि क्या होती है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 35 नंबर है कि निम्न में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, तो कौन सा एक प्रत्यक्ष कर है, यहाँ पर निगम कर, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर 36 नंबर कि राजस्व घाटा क्या होता है, तो राजस्व घाटा क्या होता है, राजस्व व्यय राजस्व प्राप्ति का अंतर, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 37 नंबर है कि किस प्रकार की वस्तु के उपभोग में प्रतिद्वंदता नहीं होती, ठीक है, तो प्रतिद्वंदता किस में नहीं होता है, निजी वस्तु, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1944, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 39 नंबर है, 39 नंबर की जब किसी देश की विदेशी विनिमय दर का निर्धारण बाजार शक्ति के द्वारा होता है तो इस प्रकार की विनिमय दर को क्या कहा जाता है, तो इस प्रकार की विनिमय दर को क्या जाता है, तिरछी विनिमय दर, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 40 नंबर है कि निम्नलिखित में से भुगतान संतुलन के चालू खाते का एक घटक कौन सा है, तो भुगतान संतुलन के चालू खाता घटक हो जाएगा वस्तुओं का आयात, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। तो चलिए आप लोग का 40 का 40 सोल्यूशन इस वीडियो में हो गया। आप लोग कॉमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि कितना नंबर आप लोगों का आता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।